हेलो दोस्तों, मैं सुमेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी न्यूट्रिशन की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स की एक वीडियो आ चुकी है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज से हम आगे बढ़ेंगे, मिनरल्स आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम नया मिनरल्स पढ़ेंगे वो है आयोडीन। आयोडीन किसी के लिए भी नया नहीं है, आयोडीन शब्द सभी सुनते आए हैं। आयोडीन जो है ये हमारे शरीर के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट है, याद रखना, बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए कि ये हमारे शरीर में डेली पहुंचे। ठीक, यदि हम बात करें तो हमारे पूरे शरीर के भार का जो हमारा बॉडी वेट है, जो शरीर का भार है, हमारे शरीर के भार का 5 से 6 मिलीग्राम सिर्फ और सिर्फ आयोडीन होता है। यहीं से आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है, कितनी मात्रा में है। 5 से 6 मिलीग्राम पूरे बॉडी वेट का सिर्फ और सिर्फ आयोडीन होता है। यदि हम खाने की बात करें तो प्रतिदिन डेली यदि अपन प्रोटीन की अपनी बात करें तो प्रतिदिन हमें लगभग 150 ग्राम आयोडीन खाना चाहिए। डेली हमें कम से कम 150 ग्राम आयोडीन खाना चाहिए। वैसे दिक्कत है नहीं, आयोडीन अपन को पहुंच जाता है, क्योंकि आप जानते हैं नमक जो है, नमक सोडियम क्लोराइड, उसमें आयोडीन मिला हुआ होता है, सबसे अच्छा स्रोत है, तो पहुंच जाता है। लेकिन मात्रा याद रखेंगे, क्वांटिटी होना चाहिए कितनी, 150 ग्राम डेली। फिर यदि हम बात करें तो आयोडीन क्यों जरूरी है, तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड या ग्रंथि है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड, या इसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ठीक है, सक्रिय करना, ताकि थायराइड ग्रंथि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स निकाल सके। उन हार्मोन्स को निकालने के लिए उसको स्टिमुलेट करना होगा, प्रेरित करना होगा। उसको प्रेरित करने का काम, एक्टिव करने का या सक्रिय करने का काम जो करता है वो होता है आयोडीन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आयोडीन का संबंध किस ग्रंथि से है, तो आयोडीन का संबंध होता है थायराइड ग्लैंड से। कैसे होता है वो अपन समझते हैं। थायराइड ग्लैंड तो खैर सभी ने सुना होगा, है ना, बीमारी भी होती है उससे संबंधित, उसके बारे में आप सुनते रहते हैं, उनको भी अपन पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे अपन चलते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो थायराइड ग्लैंड होती कहां है, तो थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि जो है ये पाई जाती है हमारी ट्रेकिया, श्वास नली के पास, है ना, बोलचाल में आप कह सकते हो इस वाले हिस्से में होती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा साइंटिफिक यदि यूज करेंगे तो कहां पर होती है, ट्रेकिया, श्वास नली के पास। ये जो थायराइड ग्लैंड है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब ऐसे कोई व्यक्ति जो कभी कैसी कंडीशन आई हो कि आपने थायराइड का टेस्ट कराया हो, थायराइड का परीक्षण कराया हो, तो उसमें देखना जो रिपोर्ट है उसमें लिखा रहता है T3 इतने परसेंट, T4 इतने परसेंट। तो ये जो थायरोक्सिन है, इस थायरोक्सिन को कहा जाता है T4 हार्मोन, ठीक, टेट्रा आइडो थायरोनीन, T4। ये T3 T4 जब अपन ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसा होता है, क्या काम है। अभी बस ये समझते चलो, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलेगा, हमारी ट्रेकिया या श्वास नली के पास होती है थायराइड ग्रंथि, जिससे हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, समझना।
ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी या जिसे अपन कहते हैं उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक सेल में होने वाली प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दो उसमें प्रोसेस होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। जब हमारी कोशिका में किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जब हमारी सेल में कुछ टूट जाता है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये प्रोसेस हमारी सेल में हर समय चल रही है, उसी को मिला के कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसे पूरे तरीके से नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है थायराइड ग्रंथि से, और इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है आयोडीन। इसलिए इतना जरूरी है हमारे शरीर के लिए आयोडीन, ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि आयोडीन के स्रोत की, सोर्सेस की, जैसे कि अपन जिस क्रम से पढ़ते आए हैं, तो यदि हम बात करें स्रोत की तो बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत तो है नहीं, आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं। सबसे अच्छा जो स्रोत है हमारे लिए, जो सबसे अच्छा सोर्स है या स्रोत है, वो तो होता है नमक, सॉल्ट या नमक। देखो एक बात याद रखना, नमक का मतलब NaCl, नमक ये है, उसमें ऐड करते हैं, उसमें मिनरल्स या खनिज को जोड़ा जाता है तो इसमें ऐड करते हैं आयोडीन, ठीक है। ये नहीं सोचना NaCl में आयोडीन तो होता नहीं, तो इसमें कहां से आयोडीन आ गया। फिर यदि अपन बात करें सी फूड, ठीक, सी फूड समुद्री भोजन, अब ये तो हर किसी को मिलने से रहा, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई समुद्र के आसपास ही रह रहा है। जो समुद्र के क्षेत्र के आसपास है उन्हीं को मिल सकता है ना। केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गई, या अलग अलग टाइप की एल्गी होती है जिसको लोग खाते हैं। तो वो जो सी फूड होते हैं उन सी फूड में अत्यधिक मात्रा में होता है आयोडीन, और अपन को जो डेली लगभग 150 ग्राम चाहिए उसका अपन बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लेते हैं, किससे, नमक से। आप जानते हो नमक के बिना तो चलना ही नहीं है काम, है ना। यदि नमक नहीं है तो आप खाना ही नहीं खा पाओगे, आपको स्वाद ही नहीं लगेगा, तो उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालना ही पड़ता है, और नमक डाले मतलब आयोडीन, आयोडीन पहुंच गया, दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। अब यहां से अच्छे से समझेंगे, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है। पहली जो बीमारी है इसे तो आप सभी ने सुना होगा, इसे अपन कहते हैं ग्वाइटर, या इसे कहा जाता है घेंघा रोग, ठीक। अब वर्तमान समय में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे इसके कारण है। एक तो आज के समय में लोग अच्छी डाइट रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक वजह ये है। और यदि दूसरे कारण की बात करें तो अब नमक में ही आयोडीन है, तो नमक तो इंसान खाएगा ही, तो आयोडीन पहुंच जाएगा, तो अब आपको कम केस देखने को मिलेंगे। लेकिन ग्वाइटर जो बीमारी है ये हुआ करती थी। ये जो ग्वाइटर या घेंघा बीमारी है, पहला तो पॉइंट याद रखना कि ये होती है आयोडीन की कमी से। अब आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो ट्रैकिया के पास हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, इसमें आ जाती है सूजन। समझ सकते हो आप, थायराइड ग्रंथि यहां पर है अपनी, थायराइड ग्लैंड में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो गया, अननेसेसरी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें सूजन आ गई।
जब थायराइड ग्लैंड में सूजन आई है तो यहाँ पर जो आसपास का हिस्सा है, जो हमारी स्किन है, ये सब भी बढ़ जाएंगे, यहाँ पर भी सूजन आ जाएगी। तो इसलिए आप देखना, जिसको ग्वाइटर या घेंगा होता है उसके ये सामने वाला भाग ऐसे निकला हुआ दिखाई देगा। अब तो आपको बहुत कम केस देखने को मिलेंगे, शायद कोई गांव में बुजुर्ग हो जो देखने को मिल जाए, है ना। बाकी आप देखने को एक बार हाँ टीवी में देख लो या इमेज वगैरह आप देख लो नेट में, तो आपको दिख जाएंगे ये वाला हिस्सा ऐसा पूरा सूजा हुआ होता है। तो क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में सूजन है तो ये वाला हिस्सा भी सूज गया है। कई लोगों को चारों तरफ हो जाता है, वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। बाकी सामान्यतः सामने होता है, तो वो जो कंडीशन है उस बीमारी को कहा जाता है ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से होती है। और क्यों होती है? क्योंकि आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्लैंड में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, यहां पर अनियंत्रित रूप से होने लगता है कोशिका विभाजन, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है और ये सब जो समस्याएं हैं ये होने लगती हैं। ठीक, यदि हम अपन यहां पर बात करें तो इससे संबंधित एक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ग्वाइटर डे, जिसे अपन कहेंगे विश्व घेंघा दिवस। विश्व की बात कर रहे हैं, ये जो वर्ल्ड ग्वाइटर डे है, विश्व घेंघा दिवस, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर। ठीक, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस घेंघा दिवस का एक दूसरा नाम भी चलता है, IDD, बोले तो आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डेफिशिएंसी डिसीज। आयोडीन हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो जाना, डिसीज मतलब रोग। तो IDD आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, और वो बीमारी कौन सी है? ग्वाइटर। तो एग्जाम में यदि घुमा के पूछ लिया जाए कि IDD दिवस कब मनाया जाता है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। अब यहीं से एक पॉइंट निकलता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसके अवेयरनेस के लिए भी WHO एक डे डिसाइड किया है, जिसे अपन कहते हैं वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस। और ये जो वर्ल्ड थायराइड डे है ये मनाया जाता है 25 मई को, प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं 25 मई को। ठीक, देखिए किसी भी बीमारी, किसी भी मिनरल्स, विटामिन, अपन कुछ भी पढ़ते हैं और यदि उसका दिवस मनाया जाता है, उसका डे मनाया जाता है, तो उसके दिवस मनाने का कारण होता है। या तो WHO ने कहा है, या वो देश विशेष करना चाह रहा है, या 2-4 राष्ट्र है जो मिलकर करना चाह रहे हैं। तो उस दिवस को मनाने का मतलब होता है कि उस बीमारी से के लिए हमें क्या करना है? अवेयरनेस फैलाना है, लोगों में जागरूकता लाना है। उस दिन कैंप लगेगा, या कहीं पर कह सकते हैं अपन कि स्कूलों में जाकर, या जो प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर लोग जाकर उसके लिए अवेयर करेंगे कि भैया आयोडीन लें, आप खाने में आयोडीन की मात्रा ज्यादा रखें, नहीं तो गोइटर जैसी बीमारी होंगी और अन्य बीमारियां होंगी। तो उसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। दिवस का और कोई सेंस आपको नहीं निकालना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जब पढ़ाओ तो बहुत सारे लोग कि सर ये दिवस का मतलब क्या है। किसी पर्टिकुलर के लिए अवेयरनेस जब चलाई जा रही है तो उसके लिए एक दिन डिसाइड किया गया कि भैया इतनी तारीख को हम ये कर देंगे। तो वो जो डे होता है ना, उसे ही अपन दिवस या डे के रूप में मनाते हैं। अब कभी कभी उनके पीछे की कोई कहानी होती है, पर हर की कहानी कहां तक अपन याद रखेंगे। जैसे यदि अपन ब्लड डोनेशन डे की बात करें, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। और 14 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन आता है 14 जून को। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। उन्हें कहते हैं अपन फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। पर ऐसे कहां तक सबके लॉजिक याद रखेंगे, इसलिए बेसिक जो डे आए आप उसको डे और उसकी डेट ऐसे आप याद करते चले। यदि कोई ऐसा है जो नोट्स बना रहा है तो नोट्स पीछे कॉपी में ये डे ए का ब्लॉक अलग से बना लें, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गई किसकी? ग्वाइटर, या इसे अपन कहते हैं घेंघा। आगे बढ़ते हैं, अपन बात करेंगे अब
अगली बीमारी की यदि इस पे अपन आगे बात करें तो यहां से जो बीमारी है हो सकता है अभी आपने शायद थोड़ा कम सुना, बोलचाल में लेकिन जानते हो, है ना, पर नाम से नहीं जानते होंगे, तो अपन उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगली जो बीमारी आयोडीन की कमी से होती है उस बीमारी का नाम है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म हिंदी में इसे कहा जाता है जड़ वामनता। ठीक, अब एक बेसिक चीज दिमाग में बांध लो, ये जो जड़ शब्द आए ना कभी भी जड़, तो याद रखना ये हिंदी वाला जड़ है, रूट नहीं है, पेड़ की रूट वाला जड़। जड़ का मतलब इसको सीधे आपको कनेक्ट कर लेना है बुद्धि से। आपने देखा होगा जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जब अपन गलती करते हैं तो कहते हैं जड़ बुद्धि है क्या। जड़ मतलब क्या होता है, जब बुद्धि जो हमारा मेंटल लेवल है वो डेवलप नहीं होता, मानसिक स्तर का विकास नहीं होता है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं जड़ शब्द वहां पर उपयोग करते हैं। तो जड़ जब भी आए कोई भी बीमारी, अपन एक दो बीमारी और आगे पढ़ेंगे जिनमें जड़ शब्द आएगा, तो जड़ मतलब वो किससे संबंधित होगी, बुद्धि से। समझ लो, इस बीमारी में शरीर में जो उपापचय क्रियाएं हैं, शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं बहुत धीमी हो जाती है। उपापचय क्रियाएं बहुत धीमी हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म धीरे होने की वजह से क्या होगा, इनको समझना है अपन को। मेटाबॉलिज्म उपापचय धीरे हो गया है, इस वजह से जो हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन है, वो भी धीमा हो गया। हार्ट बीट धीमा हुआ है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है ये भी धीमा हो गया है। अब हार्ट बीट ब्लड प्रेशर दोनों बहुत क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। और मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है मतलब सेल में जो डाइजेशन हो रहा है, सेल में जो पाचन हो रहा है, या सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, ये भी बहुत क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ये कंडीशन क्यों बनी, ये सब स्लो क्यों हुए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही धीमा हो गया है, स्लो हो गया है। और मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो वो कंडीशन जो है उसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। अच्छा, आपने ऐसा सुना होगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है ना, मतलब देखते 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 वो बहुत ज्यादा फूल गया है, तो कहते हैं कि भैया थायराइड चेक करा लो, कहीं तुम्हें थायराइड तो नहीं है। फिर आपने सुना होगा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पतला होने लगता है, देखते देखते बहुत पतला होता है, तो उसे लोग कहते हैं कि चेक करा लो भैया, कहीं तुम्हें थायराइड तो नहीं है। जरूर आपने ये सुना होगा। थायराइड इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, लेकिन वो बीमारी का नाम थायराइड नहीं है। इसमें डाइजेशन बहुत धीमा हो गया है, समझना, यहां से लिंक करना। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में फैट या वसा का पाचन बहुत धीमा हो जाता है। लिंक करके समझना, बहुत सिंपल है। वसा का डाइजेशन या पाचन जो है ये बहुत क्या हो जाएगा, धीमा। अब जब वसा का पाचन हो नहीं रहा है तो ये फैट या वसा जाकर स्टोर होगा हमारी स्किन के नीचे। ये स्टोर होता है कहां पर, फैटी टिश्यू में। फैट वाला टॉपिक जाके पढ़ लेना, इसको अपन ने डिटेल में पढ़ा है, कहां क्या कैसा स्टोर होता है, क्या कैसे नाम है। तो जो फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है वो स्टोर हो रहा है जाकर हमारे फैटी टिश्यू के नीचे। अब फैटी टिश्यू के नीचे जब जाके वो स्टोर हो रहा है तो जरूरत से ज्यादा स्किन क्या होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, भद्दे दिखने लगे, कहीं पर ज्यादा उठ गया, कहीं पर कम उठ गया, शरीर की बनावट अजीब सी होने लगी। तो वो जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहा जाता है क्रेटिनिज्म, या उसे अपन कहते हैं जड़ वामनता। लेकिन इस बीमारी में ये लक्षण उतने ज्यादा डोमिनेट नहीं करते। ये लक्षण एक और बीमारी जिसमें डोमिनेट करते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया धीमे होने की वजह से हमारे शरीर में अन्य गतिविधि रुक जाती है, जिसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि हमारे न्यूरॉन्स काम नहीं करते।
न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होते, न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं। न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु डेवलप नहीं होती है। और जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं होती है तो व्यक्ति हो जाता है मेंटली रिटार्डेड, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, व्यक्ति क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड। ठीक है। ये जो क्रेटिनिस बीमारी है ना, कभी कभी इसका ऐसा भी फैक्ट लिखा हुआ मिलता है कि इस बीमारी में जो 20-25 साल का व्यक्ति होता है ना, ये भी 10-12 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे आप सभी ने कोई मिल गया मूवी देखी होगी। कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन को जो बीमारी थी, तो ये तो नहीं है कि क्रेटिनिज्म ही थी, लेकिन वो जो लक्षण थे ना कि बड़े तो हो गए शारीरिक रूप से, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अंदर से बच्चे जैसे हैं, तो वो वाले लक्षण भी यदि होते हैं ना, तो उस बीमारी को कहा जाता है क्रेटिनिज्म, या उसे अपन कहते हैं जड़ वामनता। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये बीमारी भी थोड़ा मुश्किल है कि आपने नाम सुना हो, ठीक, बोलचाल में सुना होगा, लेकिन उसका जो नाम है उस नाम से आप मुश्किल है कि इसको जानते हो। ठीक है। ये बीमारी कहलाती है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा है ना, नहीं सुना होगा ना, लेकिन ये वो बीमारी है जिसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में बहुत धीमा हो जाता है। धीमा तो क्रेटिनिज्म में भी हुआ था, लेकिन इसमें ये बहुत धीमा हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है हमारे शरीर में होने वाला मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा डाइजेशन या पाचन प्रभावित होता है। पाचन के प्रभावित होने की वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका पाचन नहीं हो पाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका पाचन ना होना समस्या है, सब समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जब फैट का पाचन नहीं होगा, अभी अपन डिस्कस करें इसको, तो फैट बिना पाचन के जाके स्टोर हो जाएगा हमारी त्वचा के नीचे फैटी एडिपोज टिश्यू में। अब जैसे ये फैट इकट्ठा होता जाएगा, बिना पाचन के, बिना डाइजेशन के इकट्ठा होता जाएगा, तो क्या होगा, ये जो हमारे एडिपोज टिश्यू है ये बहुत ज्यादा सूज जाएंगे, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, मोटापा, जिसे अपन कहते हैं ओबेसिटी, या इसे अपन कहते हैं मोटापा, है ना। क्या होगा, इसमें ओंठ बहुत ज्यादा फूल जाती है, कान का ये जो बाहर वाला हिस्सा ये बहुत फूला फूला दिखाई देने लगता है, स्किन उबड़ खाबड़ बढ़ती है, गाल बढ़ जाते हैं, शरीर फूला हुआ दिखाई देता है, मोटापा बढ़ जाता है, जिसको अपन कहते हैं ना कि थायराइड चेक कराना, थायराइड घट गया होगा, बढ़ गया होगा, तो ये वो बीमारी है। इस बीमारी का नाम है मिक्सोडेमा। एक, जब भी आप कभी किसी मुंह से सुनो कि कहते हैं यार उसका थायराइड कम हो गया इसलिए वो मोटा हो रहा है, तो समझ जाना थायराइड कम हो गया है, वो मोटा हो रहा है, मतलब उस बीमारी को अपन क्या कहेंगे, मिक्सोडेमा। ठीक, थोड़ी मुश्किल है कि नाम ऐसा मिक्सोडेमा नाम से सुना हो, लेकिन फिर भी अब आप लोग इसको याद रखेंगे, और पेपर के हिसाब से तो याद रखना ही है, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली एक और, ये बीमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर के हिसाब से तो मजेदार है, इसलिए इसको पढ़ना है। ठीक, इस बीमारी को अपन कहते हैं हशीमोटो। हशीमोटो जापान के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पे इस बीमारी को हशीमोटो रोग, हशीमोटो डिसीज कहा जाता है। अब समझ रहे इसमें होगा क्या, यदि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में थायराइड ग्लैंड ने कार्य करना ही बंद कर दिया,
कार्य करना इसने पूरे तरीके से बंद कर दिया है। ना थायरॉक्सिन बनाना है, ना कुछ नहीं करना है, पूरे तरीके से। वो इतना ज्यादा उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई कि थायराइड ग्रंथि ने काम करना ही बंद कर दिया। तो अब वो जाएगा भैया डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसे देगा दवाइयां, मेडिसिन देगा कि भैया दवाइयां वैया खा के देखो कहीं ये ग्रंथि एक्टिव हो जाए। यदि बिल्कुल नई कंडीशन है कि बीमारी हुई ही है तो दवाई से चलो ठीक है, थोड़ी मोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि किसी को ये बीमारी लंबे समय से है, ये कंडीशन लंबे समय से है, तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या होगा, ये जो दवाई जो इस थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए दी गई थी, ये जो दवाई है ये इसके लिए टॉक्सिक हो जाएंगी, इसके लिए विष की तरह काम करेंगी। और इस दवाई को टॉक्सिक समझकर, समझना, इस दवाई को टॉक्सिक समझकर हमारा जो शरीर है वो बनाने लगेगा एंटीबॉडीज। और जब बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारी थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देंगी। हमारे शरीर को क्या लगने लगेगा, इतनी सारी अपन गोली खाते जा रहे हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बना दी कि अब एंटीबॉडीज को लगने लगा कि भैया ये जो थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है, ये कोई काम की है ही नहीं, यही बीमारी की जड़ है। इसलिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाएगा और थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देगा। और जब थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, एंटीबॉडीज उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, तो उस स्थिति में जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है हशीमोटो। याद रखेंगे, आजकल पेपर के हिसाब से, दृष्टिकोण से बहुत जरूरी बीमारी है ये, नया नया चर्चा का विषय है। ठीक, इसे अपन, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, हशीमोटो रोग को कहा जाता है थायराइड की आत्महत्या की थैली। इसे अपन क्या कहेंगे, सुसाइड वेसिकल या बैग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे सेल में अपन पढ़ते हैं ना कि सेल का सुसाइड बैग या सुसाइड वेसिकल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं लाइसोसोम को। वैसे ही थायराइड में यदि सुसाइड बैग जैसा कुछ आ जाए तो आपको बीमारी चुन देना है, उस बीमारी का नाम है हशीमोटो। ठीक, तो यहां पर अपना जो आयोडीन है ये होता है समाप्त। अब आप रोग, इसके जो डिसीज है इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है आयोडीन हमारे शरीर के लिए। इसलिए भैया आयोडीन ज्यादा से ज्यादा खाएं। आयोडीन नमक से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अलग से कुछ नहीं खाने की जरूरत है, लेकिन ये है कि खाते रहें, बहुत कम मात्रा में नमक ना खाएं, ना गड़बड़ हो जाएगा फिर ऐसे में मामला। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं दूसरा आज का मिनरल्स या खनिज, जो है सल्फर। सल्फर या हिंदी में इसे कहा जाता है गंधक। सल्फर में बहुत अजीब सी एक तीक्ष्ण गंध होती है, मतलब वो अजीब सी इरिटेटिंग गंध होती है। वो जो स्मेल होती है ना, इसी के कारण इसे कहा जाता है गंधक। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये इतने खराब क्यों महकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, गंधक होता है। जो हम अपने घर में एलपीजी गैस यूज करते हैं वो भी इसलिए महकती है। देखो नेचुरल जो प्राकृतिक गैस है उसमें महक नहीं होती, तो जो ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटिलिन, प्रोपिलीन ये सब डले हैं वो तो रिसाव होता तो महकते ही नहीं, अपन को पता ही नहीं चलता, अपन लाइटर जलाते और विस्फोट हो जाता। तो इसलिए उसमें एथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है जिसमें सल्फर है, और वो सल्फर के कारण वो इतनी गंदी अपन को गैस महकती है और अपन को पता चल जाता है उसका लीकेज हो रहा है। यह जो केमिस्ट्री में प्रयोग करते होगे H2S गैस देखे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, पीले कलर की गैस बहुत गंदी महकती है। तो सल्फर का मतलब होता है गंध, इसलिए इसे कहा जाता है गंधक। ठीक, अब यदि अपन सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है ये हमारे बाल और नाखून की वृद्धि के लिए आवश्यक है। बाल और नाखून की वृद्धि के लिए
आवश्यक। इसलिए आप देखना बाल और नाखून, बाल के लिए आजकल जो शैम्पू आते हैं उनमें प्याज बनी होती है, या तो लिखा रहता अनियन एक्सट्रैक्ट या अनियन ऑयल, या कहते हैं प्याज का जूस लगाओ, प्याज को लगाओ बालों पे, सुना है ना ऐसा। इसीलिए प्याज में सल्फर होगा जो बाल और नाखून की वृद्धि में क्या करेगा, मदद करेगा। ये जो सल्फर होता है ये हमारे शरीर में एमिनो एसिड के निर्माण को प्रेरित करता है, एमिनो एसिड के निर्माण को प्रेरित करता है। अब एमिनो एसिड से आप लोग जो वीडियो लगातार देख रहे हैं वो कनेक्ट कर पाए होंगे कि एमिनो एसिड ही होते हैं जो हमारे शरीर में निर्माण करते हैं प्रोटीन का। 20 आवश्यक एमिनो एसिड, 20 एसेंशियल एमिनो एसिड, उसमें से 10 हमारे शरीर में पहले से हैं और 10 हम खाने के रूप में, खाने के साथ, खाने की मदद से लेते हैं। तो वो जो 20 आवश्यक एमिनो एसिड हैं वो बनाते हैं प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है यही प्रोटीन हमारे शरीर में बनाते हैं हार्मोन्स, यही हमारे शरीर में बनाते हैं एंजाइम, यही बनाएंगे एंटीबॉडीज। तो समझ सकते हो कितना जरूरी है सल्फर, क्योंकि एमिनो एसिड के साथ मिलकर ये हमारे शरीर में निर्माण करता है किसका, प्रोटीन का, है ना। जैसे डीएनए आरएनए बनाना है तो इन सभी के लिए भी आवश्यकता होती है प्रोटीन की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यदि याद हो तो अपन विटामिन पढ़े थे, उस विटामिन में अपन ने पढ़ा था कि उस विटामिन में सल्फर पाया जाता है। याद करो जरा, पुरानी वीडियो देख के याद करो आप। विटामिन B7 जिसे अपन कहते हैं बायोटीन, उस विटामिन में क्या पाया जाता है, सल्फर। तो आप क्या लिखोगे, विटामिन B7 के निर्माण के लिए आवश्यक, के निर्माण के लिए आवश्यक बायोटीन में कौन सा अधातु या कौन सा एलिमेंट, नॉन मेटल पाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक, यदि अपन प्रतिदिन की बात करें, डेली हमारे खाने की, तो 30 मिलीग्राम प्रतिदिन हमें चाहिए होता है सल्फर। कम अमाउंट है, 30 मिलीग्राम मिल ही जाएगा अपन को, सब्जियों से मिल जाएगा अपन को, प्याज लहसुन से ही मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी मात्रा याद कर लो कि कितनी होती है, 30 मिलीग्राम। अब यदि अपन इसके स्रोत की बात करें, सोर्सेस की, तो स्रोत तो याद करने में दिक्कत जाएगी नहीं, B7 में अपन पढ़ ही चुके हैं। तो सबसे अच्छे जो इसके स्रोत वो क्या हो जाएंगे, प्याज और लहसुन। ठीक, अनियन एंड गार्लिक। ठीक, होते और भी हैं, हरी सब्जियों में बहुत सारे में है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे वाले स्रोत है ना, ये जो है कि अच्छा लग रहा है, याद होना चाहिए, तो एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। नहीं तो ऐसा देखा जाए तो स्रोत तो और भी होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कमी से होने वाले रोग। थोड़ा लिंक करो तो रोग भी बता दोगे, बहुत कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का लिंक करना है। ये हमारे शरीर में बनाता है एमिनो एसिड, समझना, एमिनो एसिड बना रहे हैं प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर में बना रहे हैं हार्मोन एंजाइम, और ये जो एंजाइम है ये हमारे शरीर में नियंत्रित कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को, पाचन को, श्वसन को। जब सल्फर कम होगा, आप सीक्वेंस समझो, जब सल्फर कम होगा तो एमिनो एसिड का निर्माण भी कम होगा, एमिनो एसिड का निर्माण कम होगा तो प्रोटीन भी कम बनेंगे,
प्रोटीन कम बनेंगे तो एंजाइम भी कम बनेंगे, और एंजाइम कम बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म जो होगा ये प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा। और प्रभावित कैसा होगा, ये जो मेटाबॉलिज्म है ये कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, इन सब से संबंधित क्रियाएं प्रभावित होंगी। तो मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर रहा है, आयोडीन भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। तो आयोडीन इंटरैक्ट कर रहा है कि पहले आयोडीन आया, आयोडीन ने फिर थायरॉक्सिन बनाया, फिर वो सब, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको क्या बनाएगा, बनाना है इसको एमिनो एसिड। ठीक, समझ गए होंगे यहां तक आप? बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, ये सिंपल है। ये कुछ जो है वो कठिन है, बाकी तो कुछ ऐसे हैं कि सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। अब यदि अपन बात करते हैं अगले मिनरल्स की, अगले खनिज की, तो ये जो अगला मिनरल्स है ये है सोडियम। सोडियम तो खैर आप जानते होंगे, सोडियम को लेकर सभी के दिमाग में बचपन से एक जिज्ञासा है कि सोडियम हमें मिल जाए केमिस्ट्री लैब में तो इसको हम पानी में फेंक दें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ये जो है सोडियम पानी से रिएक्शन करता है तो विस्फोट होता है। तो इसलिए सोडियम तो सभी जानते होंगे, है ना। फिर अपन वो भी सुनते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, सोडियम को चाकू से काट देते हैं। तो अब ये सब तो सुने ही होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपने शरीर के हिसाब से समझो सोडियम का क्या काम है। सोडियम को Na इसलिए कहा जाता है, ग्रीक भाषा का शब्द है नेट्रियम। इस नेट्रियम जो शब्द है इससे लिया गया है सोडियम। ग्रीक में नेट्रियम, इंग्लिश में सोडियम कहने लगे, तो ये नेट्रियम के शुरू के दो शब्द हैं Na, इसीलिए सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। ठीक, उसका कारण मैं ये डिटेल क्यों बता रहा हूं, ये तो केमिस्ट्री वाली, लेकिन यहां क्यों डिटेल बता रहा हूं आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। यदि अपन बात करें सोडियम की, तो सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण काम है, यह हमारे शरीर में टिश्यू या ऊतक के निर्माण में मदद करता है। ठीक, आप समझ सकते हैं, टिश्यू के बिना तो काम ही नहीं है। हमारी चाहे हड्डी हो, चाहे ब्लड हो, हमारी मसल्स हो, ये सभी क्या है, टिश्यू है। ये सब किसी ना किसी प्रकार से टिश्यू है, अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए ऊतक है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। तो शरीर में जो भी टिश्यू है उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोडियम। सोडियम जो है हमारी मसल्स, मांसपेशियों में होने वाली घटना, जिसे अपन कहते हैं संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, बोले तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसे भी नियंत्रित करता है ना। कि जो अपनी जो मसल्स है, जैसे मसल्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, इसलिए ये हाथ मुड़ पाया। ये जो मसल है इसमें रिलैक्सेशन हो गया, शिथिलन हो गया, इसलिए हमारा हाथ ऐसा हो पाया। तो ये जो संकुचन, शिथिलन है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसको कंट्रोल करने का या इसको नियंत्रित करने का काम जो है वो भी करता है सोडियम। इसलिए आप देखना, जो सर्कस के कलाकार होते हैं या जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जिम्नास्ट जैसे होते हैं, जिनको अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रखना है, झुकना है, मुड़ना है ना, उनको अलग अलग प्रकार के कर्तव्य दिखाना है, तो आपने सुना होगा कि वो नमक नहीं खाते हैं या बहुत कम मात्रा में नमक खाते हैं। वो बहुत कम मात्रा में नमक इसलिए खाते हैं कि जितना कम नमक खाएंगे उनके शरीर में उतना कम सोडियम पहुंचेगा, मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा फैला पाएंगे। अब अपन बहुत ज्यादा क्यों नहीं फैला पाते, मान लो अपन अपने पैर, दोनों पैर को दूर करना चाहें तो एक लिमिट के बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। हालांकि जो डांसर होते हैं वो बहुत मेहनत करके उसको ऐसा कर लेते हैं कि वो कर लेंगे, लेकिन अपन आम आदमी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव होगा जिससे दर्द होगा।
अब यदि ऐसा कोई जो सोडियम ही कम खा रहा है तो मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो अपने पैर को फैला लेगा, ना उसकी मांसपेशियां खींचेंगी ना उसको दर्द होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये वही करते हैं जिनको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, जिमनास्ट जैसे, खासतौर पे सर्कस वाले सबसे ज्यादा इसको करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मसल्स या मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन को नियंत्रित करता है। फिर एक पॉइंट याद रखना, ये जो है ये हमारे ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे महत्वपूर्ण घटक। कैसे है सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो समझना, हमारे ब्लड में है NaCl, बोले तो सोडियम क्लोराइड। कभी ब्लड का स्वाद देखा है? यदि चोट लग जाए तो कभी ब्लड को ऐसे पी के देखना खुद की उंगली से, अजीब सा खारा जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड। ब्लड में बहुत से सब्सटेंस या पदार्थ हैं जिनको ले जाने के लिए उसमें होता है NaHCO3, जिसे अपन कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलचाल में इसे अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। ब्लड वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़े अपन, आप चाहें तो ब्लड की वीडियो देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो हमारे ब्लड में NaCl भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इन दोनों में क्या है, Na। इसलिए अपन कहते हैं कि हमारे ब्लड में पाया जाने वाला जो मुख्य खनिज है या हमारे ब्लड का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या होता है, तो वो होगा सोडियम। ठीक, फिर एक सोडियम का काम तो आपको बन जाएगा यदि पोटेशियम का काम याद है। कल अपन पोटेशियम का फंक्शन पढ़े थे, यदि वो याद है तो फिर इसका भी एक आपसे बन जाएगा। ये क्या करता है, ये हमारे न्यूरॉन में चलने वाले सोडियम पोटेशियम पंप के लिए आवश्यक है। सोडियम पोटेशियम पंप याद आया, हमारे न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है जो आयंस बनाता है, और आयंस से क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के रूप में ही हमारे शरीर में क्या जाती है, इंफॉर्मेशन। ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन से हमारे शरीर में जा रही हैं वो किसकी मदद से जाएंगी, इलेक्ट्रॉन। जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरॉन पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बिल्कुल याद नहीं करने की जरूरत है, बस ये रखो याद कि सोडियम पोटेशियम पंप चलाता है न्यूरॉन में, जिससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो सिग्नल को लेकर जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपन अब यहां पर इसके क्या देखते हैं, स्रोत, सोर्सेस। तो सोडियम का बहुत अच्छा स्रोत तो खैर आप जानते ही हो, नमक, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या है, NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों का ये क्या होता है, अच्छा स्रोत। ठीक, दूध में भी सोडियम होता है, कुछ मात्रा में दूध में सोडियम पाया जाता है। ठीक, कुछ सब्जियां होती जैसे सोयाबीन, ठीक, फिर मशरूम, इनमें भी क्या होता है, सोडियम। सबसे अच्छा स्रोत बिल्कुल जो अपने शरीर के लिए काम आएगा वो है सॉल्ट। ठीक, आयोडीन की भी कमी पूरी हो गई, सोडियम की भी हो गई, क्लोरीन की भी हो गई। अब यदि बात करें कमी से, डेफिशिएंसी, कमी से होने वाला रोग, अब यहां थोड़ा सा समझ लेना। सोडियम की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है हाइपोनेट्रीमा। बिल्कुल नहीं घबराना है नाम सुन के, हाइपोनेट्रीमा। हाइपो का मतलब होता है कम,
हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपो हो गया कम। नेट्रिमा कहां से आया है? नेट्रियम। और नेट्रियम क्या है? तो नेट्रियम को ग्रीक भाषा में कहते हैं नेट्रियम, जिसे इंग्लिश में अपन कह देते हैं सोडियम। तो हाइपोनेट्रिमा किसकी कमी हो जाना? नेट्रियम या सोडियम की कमी हो जाना। और जब सोडियम की कमी हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोनेट्रिमा। जो व्यक्ति बहुत कम सोडियम लेते हैं, वही जैसे मैं बताया था जिम्नास्ट सर्कस वाले, तो क्या होता है वो इतना कम सोडियम लेते हैं कि उनके शरीर में जो मसल्स हैं वो हड्डी से जुड़ी हैं, इतना कम सोडियम खा रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो मसल्स है वो हड्डियों को छोड़ देती है। हड्डी और मसल्स के बीच कांटेक्ट नहीं रहता है, तो वो थोड़ी भी मूवमेंट करते हैं तो असहनीय अनबियरेबल पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है उनकी। और एक स्थिति ऐसी आती है कि नमक सोडियम की कमी हो गई है, टिश्यू अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, मसल्स खुद को बना नहीं पा रही हैं, चोट लगी है तो वो चोट ठीक नहीं हो पा रही है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रभावित हो गया है तो न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। और कंडीशन जब बहुत खराब हो जाती है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में पूछा गया था, मैं व्यापम की बात कर रहा हूं, व्यापम के एक पेपर में पूछा गया था ब्रूसली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? ब्रूसली आप पहचान रहे हैं, कुंफू कराटे वाले ब्रूसली, इतना ज्यादा एक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, सब कुछ कर रहे हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, संकुचन को कम करने के लिए उन्होंने सोडियम का जो कंजप्शन है उसको कम किया। अब इतना कम हो गया वो सोडियम कि उनके शरीर में मसल्स और हड्डी का जो है बीच का कनेक्शन टूट गया, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाया और ब्रूसली की मृत्यु हो गई सोडियम की कमी की वजह से। और सोडियम की कमी को ही हम क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रिमा। भारत में कम देखने को मिलेगी, बहुत रेयर। वो सर्कस में जो काम करते हैं या जो थोड़ा सा ये अपने जिम्नास्ट होते हैं ना, जो काम करते हैं लचीला वाला, वो चकने कूदने वाला, उनको शायद हो जाए, वैसे भारत में कम होती है। खाना पीना अपना अच्छा है, नमक अपन डालते हैं खाना में, सोडियम पहुंच जाता है अपने शरीर में। लेकिन ब्रूसली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? हाइपोनेट्रिमा। ठीक है, तो यहां पर अपने आज के जो मिनरल्स हैं ये खत्म हो गए। डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, एग्जाम टफ आते हैं, अपन को हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड होना है, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, जो आपका टारगेट पेपर है तैयारी करते रहें, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, महिला सुपरवाइजर, नर्सिंग, ग्रुप डी, हर में आएगा। अपन हर के हिसाब से इतने डिटेल में साइंस पढ़ रहे हैं, बस आप पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।